नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जिस सेशन में हम प्रमुख रूप से बात वनों के संरक्षण पर कितने काम हुए हैं और क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या हमारे पॉलिसीज़ हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो विशेषता है वो भारत के भूभाग के कम से कम 1/3 यानी 1/3 या 33% के आसपास वृक्षावरण करना है। और इसके साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 2/3 क्षेत्रों में वृक्षावरण होना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लैंडस्लाइड होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं वो वृक्षों की कमी के कारण होते हैं। नंगे पर्वत पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आगे बात करें तो हम इसमें जो मरुस्थलीकरण की स्थिति है, जो पर्यावरण स्थिरता है, वो लगातार बढ़ रही है। और जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ मरुस्थल हैं दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, राजस्थान से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें ग्रीन वॉल बनाने की घोषणा हम कर चुके हैं, जो कि पूरे के पूरे दिल्ली और राजस्थान के बीच में एक ग्रीन वॉल जैसा पेड़ों की एक संरचना होगी, जो कि डिजर्टिफिकेशन को बढ़ने से दिल्ली की तरफ रोकेगी। इससे क्या होगा? पर्यावरण में स्थिरता आएगी, रखरखाव आएगी और पारिस्थितिक संतुलन बहाल होगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो हम इसमें अपनी प्राकृतिक विरासतों का, जो हमारे वनों के रूप में हमारे जो विरासत हैं, उनका संरक्षण हम करेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो हम मृदा अपरदन की लगातार कम करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में वन वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना और ईंधन, लकड़ी, चारा और जो भी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हम लोग वनों का उपयोग करते हैं, यानी वन संसाधनों का जो उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें उन आवश्यकताओं से भी मुंह मोड़ लेना है। और साथ ही साथ में वनों की उत्पादकता को बढ़ाना और वन के उपज की कुशल उपयोगिता को प्रोत्साहित करना। और एक तो कुशल उपयोगिता को प्रोत्साहित करना और दूसरा साथ ही साथ में हम इसका प्रतिस्थापन भी देखें। क्यों? क्योंकि वनों का एक हद तक दोहन किया जा सकता है, उसके आगे दोहन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम उसे प्रतिस्थापित करें। जैसे कि अगर हम लकड़ी का उपयोग इमारतों को बनाने में कर रहे हैं तो हम बांस का उपयोग करें, बांस के ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि लकड़ी का कम से कम करें। क्योंकि लकड़ी के लिए तो वृक्ष काटना पड़ेगा और बांस अभी वृक्ष की कैटेगरी में नहीं, घास की कैटेगरी में है। और आप देखेंगे कि बांस दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है, तो आप लगातार बांस को नए तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं और उगा सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी इसमें हम लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की, ठीक है, जिसको हम IMFS कहते हैं, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल बोर्ड, ठीक है। अब अगस्त 1992 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो प्रमुख कार्य है वो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, जो कि भारत में पर्यावरणीय स्थितियों को पुनर्स्थापित करने, वृक्षारोपण करने और पर्यावरण का विकास करने, ऐसी गतिविधियों का ध्यान देने के लिए बनाया गया। और साथ ही साथ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी और सारी चीज़ें जो है वनों से संबंधित क्षेत्र हैं, उनका ध्यान देना, उनके सटे हुए क्षेत्र का ध्यान देना, और जितने भी अभयारण्य हैं या संरक्षित क्षेत्र हैं, अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से नाजुक स्थितियों, आप आगे पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, तो उस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। पारिस्थितिक रूप से जितने भी नाजुक क्षेत्र हैं उनका ध्यान रखना और विशेष तौर पे ऐसी जगहों पे क्या काम करना, और यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का
विकास करना, और ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से विकास करना, इनका नियत तरीके से विकास करना, और ऐसा न हो कि इनके पर्यावरणीय स्थितियों में कोई हस्तक्षेप हो। साथ ही साथ में हम पर्यावरण परिस्थिति में जनन और पुनर्जन्म के लिए अगर वह सामान्य स्थिति में न हो तो हम मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से हम वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें, जैसे हम गाँव के समुदाय से जो उनके पारंपरिक चीज़ें हैं जिनसे वे वनों के संसाधनों को बढ़ाने, और साथ ही साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो गांव वालों से भी आगे चल के हम लैब के लेवल पे जाके हम पुनर्जन्म को वापस जो है इस्टेब्लिश करें, जिससे हमारे जो वन क्षेत्रों में जीवों का ह्रास है वो लगातार कम हो जाए। साथ ही साथ में ग्रामीण समुदायों का ईंधन, चारा और अन्य ज़रूरतों के लिए जो जंगल का वो उपयोग करते हैं उसको भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि इससे ग्रामीण समाजों में एक अव्यवस्था फैल जाएगी अगर हम इसको बंद करने की कोशिश करें। जैसे आपको याद होगा कि जल, जंगल, ज़मीन, इन 3 मुद्दों पर ही पूरा का पूरा नक्सलाइट आंदोलन शुरू हुआ, जो आज के दिन में भारत सरकार के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पे उभरा है। साथ ही साथ में अगर इन वस्तुओं का मांग पूरा करने के लिए जो जंगल के आसपास की ज़मीन है उसको बहाल करें फिर से, कि जो मेन जंगल है उसको संरक्षित करते हुए आसपास के भूमि में जंगल का फिर से विकास करें, और जहाँ से इस समुदाय का हम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और साथ ही साथ में जितने ऐसे भूमि हैं जो कि अनुसंधान के लिए हैं उनके विकास के लिए काम करेंगे, और इसके साथ ही ऐसे तकनीकों के प्रसार और शोध पर विस्तार काम करेंगे। तो ये राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की मेन एजेंडाओं में आता है। आगे अगर हम इन्हीं पे बात करें तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाना है तो उसमें प्रति सामाजिक जागरूकता जरूर फैलानी होगी। तो वैसे ही इस क्षेत्र के जागरूकता के लिए विशेष काम करने, जैसे पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से, NGOs की सहायता से, स्वच्छता एजेंसियों की सहायता से, लोगों की भागीदारी, हम भूमि के प्रबंधन और टिकाऊ जो है विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इनको लगातार आगे बढ़ाएं, जिससे एक स्वस्थ पर्यावरणीय स्थितियों का विकास हो सके, क्योंकि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का यही लक्ष्य ही है। साथ में देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक बहाली के लिए को बढ़ावा देना, ऐसे उपायों को रेखांकित करना, ठीक है। और वर्तमान में इनकी क्रियान्वयन के लिए 3 स्तर पे जो है समितियां बनाई गई हैं। एक तो है राज्य वन एजेंसी, स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि राज्य स्तर पे काम करेगी। दूसरा वन विकास एजेंसी, जो कि जिला स्तर पे काम करेगी, ध्यान रखिएगा जिला स्तर पे। और संयुक्त वन विकास समिति, ज्वाइंट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि ग्रामीण स्तर पे काम करेगी। तो संयुक्त वन विकास समिति ग्रामीण स्तर, वन विकास एजेंसी जिला स्तर, और राज्य वन विकास एजेंसी स्टेट लेवल पे काम करेगी, ठीक है। आइए हम फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट स्कीम के बारे में जानते हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, जिसको IFMS के नाम से हम जानते हैं, और ये मुख्य रूप से वनों में दावानल, वनों में आग के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, ठीक है। वन प्रबंधन के अगर हम मुख्य घटकों को देखें तो वन की अग्नि का नियंत्रण और प्रबंधन, आप देखेंगे कि भारत में हो तो भारत में अगर आप उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में देखें तो आपको हर साल अग्निकांड के बारे में सुनाई देगा। तो ऐसे ही उत्तराखंड हो गया, जैसे ब्राज़ील में हमने आग देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में आग देखा, हमने अफ्रीका में आग देखा, हमने अमेरिका में आग देखा। तो जो ऐसे वन जो कि पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे अक्सर आग लगने की चीज़ें, संभावनाएं लगातार
बनी रहती हैं, तो भारत में ऐसी चीज़ों को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए IFMS जैसी स्कीम बनाई गई है। साथ ही साथ में वन संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कि किस प्रकार से आग लगे या फिर अन्य कोई ऐसी समस्याएं हो जिससे निर्वनीकरण की स्थिति बने, ऐसी चीज़ों से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, ऐसे कार्य योजना को तैयार करना, सर्वेक्षण करना और सीमांकन करना कि हम आवश्यकता पड़ने पर कितने जल्दी से जल्दी हम उसके प्रति कोई रिएक्शन ले सकते हैं, जिससे एक ऐसा ढांचा तैयार हो जाए जिससे हम पूरे के पूरे क्षेत्र के जो वन अग्नि है उसको मिनिमम समय में कैसे टैकल कर सकें। साथ ही साथ में जो ऐसी जगहों पे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि एक क्या कह सकते हैं उसको, जो पवित्र हैं, जैसे कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके लिए फॉरेस्ट के कुछ विशेष स्थान पवित्र हैं, तो उनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए जैसे मानव वहाँ पे आराम से आ जा सकें, और उसके साथ ही वन अग्नि जैसे या फिर वनों को जो एडवर्स इफेक्ट करता है वो सारी चीज़ें ना पहुँचें। इसके साथ ही अद्वितीय वनस्पतियों और पारिस्थितिक संरक्षण और पुनर्स्थापना, यानी जो ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो कि विशेष जगह पे ही उगती हैं, जैसे चंदन है तो तमिलनाडु के क्षेत्र में ही उगेगा, कुछ क्षेत्रों में केरल, तो ऐसे अद्वितीय वनस्पतियों को हम संरक्षित करें। और साथ ही साथ में जो बाहरी प्रजातियां हैं जो बाह्य आक्रमण करती हैं, यानी आक्रमणकारी, जैसे आप देखेंगे कि जिसको आपने नॉर्मली भाषा में सुना होगा कांग्रेसी घास, एक आप देखेंगे कि जब अमेरिका ने हमें गेहूं दिया तो उसके साथ साथ में ये चीज़ें आ गई। अब अलग अलग प्रकार से इसकी थियरी है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी है, कुछ कहते हैं कि ये जहाँ रहती है वहाँ के ज़मीन को डिज़र्ट कर देती, ख़राब कर देती है, उपजाऊपन समाप्त कर देती है। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, इसलिए अमेरिका ने इसको बीज अपने गेहूं के साथ मिला के भेजे। कुछ लोग कहते गलती से आ गए, जो भी हो, खैर, तो वो एक आक्रमणकारी प्रजाति है जिसका बहुत तीव्रता से विकास होता है और वहाँ के स्थानीय प्रजातियों को वो मार देता है। तो ऐसे प्रजातियों का नियंत्रण और उन्मूलन करने का काम यही करते हैं। और आप देखेंगे कि बांस के फूल एक बड़ी समस्या, एक तो आते 4-5 साल 6 साल में है, कहीं कहीं 10-10 12-12 साल में आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बांसों के फूल जिस बार आते हैं उस बार नक्सलाइट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खैर, बांस के फूल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे तमाम स्पिरिचुअल चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। तो इसको जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ इसके लिए वो लगातार आपस में एक स्ट्रगल की स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा तो वहाँ पे प्रबंधन भी हो जाएगा और सुधार भी हो जाएगा, लोगों में आराम से बढ़ भी जाएगा और एक क्या कहते हैं सामाजिक भेदभाव की स्थिति या मारकाट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। और विदेशी प्रजातियों के जो है आक्रमणकारी प्रजाति बचाए इसमें भी है। और इसके साथ ही साथ में अगर देखें तो इसमें जो एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो कि इसके तहत जो मुख्य रूप से काम किए जाते हैं, जिस विधि से काम किए जाते हैं वो मैंने इस स्लाइड में लिखी है। और इसमें खासकर वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे लक्ष्य के रूप में रुके हैं, वैसे उनको काम करने के रूप में मैंने नंबर वाइज यहाँ पे एक चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं कि किस प्रकार ये काम होते हैं। ठीक है। तो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है। द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM, इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसका उद्देश्य होगा वनों की गुणवत्ता में सुधार और जैसे 5 मिलियन हेक्टेयर की सीमा तक वन वृक्ष आवरण को बढ़ाना तथा 5 मिलियन हेक्टेयर
वन गैर वन भूमि पर वन वृक्ष के आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना। साथ ही साथ में नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में वृक्षावरण का सुधार करना। साथ ही साथ में कार्बन पृथक्करण और भंडारण जैसे जंगल और अन्य पारिस्थितिक तंत्र में, जैसे जल विज्ञान सेवाओं जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र को इस प्रकार से सुधार करना। इसमें ईंधन, चारा, लकड़ी, गैर लकड़ी उत्पाद जैसे हनी वगैरह होती है, ऐसे सेवाओं को भी प्रदान करना। और साथ ही साथ में लगभग 30 लाख वन आधारित परिवारों की आजीविका आय में वृद्धि करना, यानी आप इसको कहेंगे वन आधारित समुदाय के जीवन यापन में सुधार करना, इसका एक बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही अगर इसके उपमिशन देखे जाएं तो हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि वो आर्द्रभूमि वेटलैंड के सुधार को भी विशेष ध्यान देता है। कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी पे ध्यान। कृषि वानिकी क्या है कि अपने खेत के आसपास में आप ऐसे वृक्ष लगा दो जो लंबे हैं और जो हमारे कृषि के क्षेत्र में लाइट को भी बाधा न पहुंचाएं और साथ ही साथ में वे पेड़ भी बने रहें। तो जिससे क्या होगा कि कृषि का आय भी बढ़ जाएगा, किसानों का आय भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ में पर्यावरण में समस्याएं कम हो जाएंगी। और सामाजिक वानिकी यानी सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार से वनों को प्रति जागरूक होकर और वनों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर वन को लगाना, लोगों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसे काम इसमें आते हैं। अगर इसके उप मिशन के रूप में देखे जाएं तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत, जैसे जो है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत अनुकूल शमन उपायों और हस्तक्षेप को एकीकृत करने वाले निम्न 5 उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला देखें, वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाना जिस और पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और वन आवरण में वृद्धि करना। तीसरा, शहर और परिशहर यानी शहर के भीतर और शहर के आसपास वृक्षावरण को बढ़ाना। और जैसे एक प्रश्न आया था कि मियावाकी पद्धति क्या है, तो हमने मियावाकी क्यों उस समय जाना था, क्योंकि उस समय जापान में का एक शहर है मियावाकी। उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया कि उन्होंने शहर के अंदर जितने ऐसे लैंड थे जो खाली पड़े हुए थे और शहर के आसपास जो लैंड थे जो खाली पड़े हुए थे, वहाँ पे वृक्षावरण को बढ़ाया और जिससे एक क्लीन सिटी का निर्माण हो सका। इसलिए आप देखेंगे कि आज के डेट में जो भारतीय शहर हैं उनके भी आसपास में, उनके भी बीच में ऐसे मियावाकी पद्धति से वनों को लगाना लगातार प्रारंभ हुआ है। और मियावाकी पद्धति एक बार यूपीएससी के पीटी में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही चौथा देखें तो कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी, बायोमास को बढ़ावा देना और कार्बन सिंक को बढ़ावा देना। और पांचवा है आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार करना, वेटलैंड का। साथ में इसके साथ हस्तक्षेप में घरों में वैकल्पिक ईंधन, जैसे आप देखेंगे कि जो नेचुरल गैसेस हैं उनको बढ़ावा देना, बायोगैस, सौर उपकरण, एलपीजी, बायोमास आधारित, और एक बेहतर स्टोव जिसमें मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम हो और साथ ही साथ में लकड़ी जैसे उत्पाद का दहन न हो। ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे लगातार प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हम बात करेंगे वो क्षतिपूर्ति वानिकी की बात करेंगे। एक मिनट, तो क्षतिपूर्ति वानिकी क्या है? तो क्षतिपूर्ति वानिकी ये है कि विकास कार्यों के कारण वनों को होने वाली हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए की जाने वाली वानिकी को क्षतिपूर्ति वानिकी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कैंपा कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट लाया गया, कैंपा।
जिसके तहत वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए जितने वनीकरण और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और जो गैर वन उपयोगी जो ज़मीन है वहाँ पर भी वनों को जो है लगाना, और जहाँ पे खाली है वन भी नहीं उग सकते ऐसी जगहों पे इंडस्ट्री को शिफ्ट करना। ठीक है। और साथ ही साथ में यह कानून राज्य को एक निर्देश देता है कि जैसे केंद्र राज्य के जो मुद्दे हैं फॉरेस्टेशन के लिए, जैसे क्योंकि लैंड जो है वो राज्य सूची का विषय है लेकिन वनीकरण समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए एक ऐसे मुद्दे जैसे वनीकरण को कैसे बढ़ाया जाए, अगर केंद्र और राज्य के बीच में ऐसे मुद्दों पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कैंपा सहयोग करता है। साथ ही ये राज्यों के जो अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से रणनीति बनाकर जितने विकास कार्यों में जो क्षति पहुंची है ऐसे वनों को किस प्रकार से उसको क्षतिपूर्ति किया जाए उसके बारे में बताती है। और इसके लिए जो जिम्मेदार प्राधिकारी है उसके लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में जितनी भी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है चाहे केंद्र से चाहे राज्य से, उसके बारे में भी जो है प्रावधान कैंपा के तहत किया गया है। यानी कैंपा सब मिला जुला के एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत विकास कार्यों के, जैसे अगर सड़क बन रही है तो सड़क बनने में जो वृक्ष कटेंगे तो उनको वृक्ष से कटने से जो पर्यावरण को क्षति हुई है उसको किस प्रकार बीच में छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाएं जो है, और साथ साथ में दोनों क्या कहते हैं सड़कों के दोनों तरफ खाली जगहों पे नए वृक्ष उगाए जाएं, ऐसी चीज़ों को वो प्रमोट करता है कैंपा। आगे अगर हम देखें तो अभी एक विधेयक है जो अभी पूरी तरीके से नहीं आया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया है लेकिन लोकसभा विघटित हो गई, यानी जो यह बिल अभी गिर गया है। लेकिन हाँ संभव है कि नई लोकसभा इसे फिर से पास करे और चलो, लेकिन हम लोग जान लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें जो भूमि है उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, और ये जो 1980 का जो हमने शुरू में जो 1988 की वन नीति है उसमें उसकी जो है चीज़ों में ये परिवर्तन करने की बात करता है। ये कह रहा है कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद से ऐसी जगह जो कि वन के रूप में परिभाषित की गई है, और 25 दिसंबर 1996 से पहले जो गैर वन उपयोगी ज़मीन थी जिन्हें वन में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये इन दोनों में क्या करना है, तो दोनों में ये करना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से हम ऐसी परियोजना चला सके जैसे सड़क, रेल, और किस प्रकार से उस वन को सुरक्षित रख के और साथ ही साथ में वहाँ पर होने वाले उग्रवादी घटनाओं को हम कम कर सकें और ऐसे लोगों को हम मेन स्ट्रीम में ला सके, ऐसी वो बात करते हैं। और इसके अलावा जो ऐसे जंगल हैं, जो ऐसी जो वन क्षेत्र हैं जो कि हमारे सीमाओं से लगे हुए हैं, ऐसे वन क्षेत्रों में जो सीमा से 0.10 हेक्टेयर तक की भूमि, लगभग 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यानी जो सीमा है उससे 100 किलोमीटर अंदर तक ऐसे जो वन क्षेत्र हैं वो हम आर्मी को दे दें, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जितने भी वहाँ पे अगर रणनीति बनानी है, जो भी करनी है, वो आराम से आर्मी वहाँ पे कर सके। क्योंकि आपको अगर एक वृक्ष भी काटना है तो वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसी भूमि जो कि ऐसे जंगल, जैसे आप देखेंगे कि बांग्लादेश से लगा हुआ जो हमारा वो है, जैसे म्यांमार से लगा हुआ जो हमारी सीमा है, जैसे कहीं कहीं पाकिस्तान से लगी हुई हमारी सीमा है, जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में वन हैं, तो ऐसे में
अगर हम हर चीज़ के लिए सेना आएगी पर्यावरण मंत्रालय से पूछने तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये कहा गया कि ऐसे क्षेत्रों से 100 किलोमीटर का जो दायरा है वो आर्मी का जोन होगा, आर्मी वहाँ जो चाहे वो कर ले। इसके साथ ही जो ऐसी वन भूमि जिसको वन भूमि वर्गीकृत कर दिया गया है उसमें संरक्षण, प्रबंधन, विकास के प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही इसमें चिड़ियाघर, इको टूरिज़्म की सुविधाएं दी जाएंगी, सिविकल्चरल जो है प्रोग्राम संचालन, ऐसे कार्यक्रम वहाँ पे गैर वन उद्देश्यों से वर्गीकृत जो क्षेत्र हैं वहाँ पे किए जाए, वनों में न किए जाए। साथ ही इस ऐसे वन भूमि जिसको जो बाद में हुए हैं, जिनको अगर अभी भी वो खाली हैं, ऐसे वन भूमि का आवंटन केंद्र सरकार से अनुमोदन करने से ही वहाँ पे किसी को हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए, ऐसी बात कही जा रही है। यानी वन भूमि का समादेशन, पट्टा या किसी भी इकाई को वन के समानुदेशन अथवा आवंटन के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त का विस्तार करता है, जिससे निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। यानी निजी संस्था भी जो वन भूमि है उसका पट्टा ले सकती है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में यह केंद्र सरकार को ऐसे नियमों के लिए ऐसे कार्यों के लिए नियम और शर्तों को बनाने का अधिकार भी देता है। क्या? वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसके अलावा दो चीज़ें, रेड और रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। रेड, आप देखेंगे रेड वर्तमान में इसमें CO2 के वृद्धि के लिए कहा गया, जो केवल 20% ही ऐसे विकासशील देश जिम्मेदार हैं। इस जो आज हम समस्याएं वो कर रहे हैं, इसके लिए जो विकसित देश हैं वे वन संरक्षण के लिए विकासशील देशों को फंड दें। और इसके साथ इसमें क्या क्या करना, निर्वनीकरण और वनों की गुणवत्ता ह्रास के कारण दुनिया में 20% GHG का अधिक उत्सर्जन हो रहा है। इससे होने वाले पर्यावरण हानि को समाप्त करना। और रेड के अंतर्गत AFO और UNEP, साथ ही साथ में जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को फंड देंगे। और विकासशील देश क्या करेंगे, ये फंड का वनों में मौजूद कार्बन का मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाएगा और लगातार वनों को बढ़ाने में काम किया जाएगा। किस प्रकार से वनों को बढ़ाकर कार्बन सिंक को कम किया जाए। और रेड प्लस में वनों का विकास, वृक्षारोपण के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को फंड दिया जाएगा। हालांकि फंड तो दोनों में दिया जाने की बात है, लेकिन रेड प्लस में USAID की सहायता चला, यानी जो USA का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड है इनकी सहायता से चलाया जा रहा है। और इसमें क्या है, इसमें मेन रूप से वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पे बात की जा रही है। रेड में वनों का किस प्रकार से एफॉरेस्टेशन है, ये वनों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, कार्बन का मौद्रिक मूल्य पता किया जाए और उतना पैसा उन्हें दिया जाए, जिससे क्या होगा कि दुनिया में कार्बन का मौद्रिक मूल्य कैसे, यानी इस कार्बन के तहत अगर ये कार्बन दुनिया में रहता तो कितना नुकसान करता, तो वृक्ष में चला गया या फिर कहीं और सिंक हो गया, तो इससे क्या है दुनिया को उतना नुकसान नहीं हुआ। जैसे अगर जो है कार्बन ज़्यादा रहेगा, GHG ज़्यादा रहेगी तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तमाम तरह की समस्याएं होंगी। ठीक है, तो इस पर हमने चर्चा एक क्लास में पहले कर ली है। तो रेड प्लस के लिए USAID की सहायता से भारत में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हाल ही में 2 कार्यक्रम इसके द्वारा भारत में चलाए जा रहे हैं। एक स्कूल नर्सरी योजना, इसमें कहा गया कि हर वर्ष स्कूलों के सहायता से 1000 वृक्ष लगाए जाएं।
और साथ ही नगर वन उद्यान योजना, जिसमें एक कदम खुशहाल जिंदगी की ओर नारा है, और नगर निगम तथा प्रथम श्रेणी के नगर में कम से कम एक सिटी फॉरेस्ट का निर्माण करने की बात कही जा रही है। ठीक है। और अगर आप देखें तो प्रथम श्रेणी के शहर कौन से होते हैं? तो ऐसे शहर जिस शहर की आज़ादी 1 लाख से अधिक हो। ठीक है। ऐसे कुल 200 सिटी भारत में हैं जिनको एक ऐसे क्या कह सकते हैं उसको जो नगर वन हैं उन्हें निर्माण करना है। ठीक है। तो ये कुछ रेड और रेड प्लस लगातार आपसे पूछे गए प्रश्न हैं। राष्ट्रीय वन नीति से प्रश्न पूछे गए हैं, IFMS से प्रश्न पूछे गए हैं, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था, थोड़ा सा टफ था। हाँ, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप किसी भी प्रकार से मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे पॉल्यूशन की, नहीं, थोड़ी सी पहले बात कर लेंगे हम लोग जैव विविधता संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इसके सब की बात कर लेंगे, संरक्षित क्षेत्रों की बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद में प्रदूषण की बात करेंगे। और प्रदूषण की बात करने के बाद में हम लोगों का ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।